हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि 1 जुलाई से हम अपना नया सत्र शुरू करने वाले हैं, जिसमें ज्योग्राफी को लेकर खास तौर पर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी को फोकस करते हुए मैं चलने वाला हूँ। आज की क्लास इंट्रो क्लास होने वाली है, जिसमें इंट्रोडक्शन में बताऊंगा, अपने बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा ज्योग्राफी का क्या है और कैसे-कैसे हम क्लास को पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ के बारे में बताऊंगा और थोड़ी बहुत हम पढ़ेंगे भी, ठीक है? तो होप सो आप लोग भी एक्साइटेड हैं मेरी तरह इस सेशन को शुरू करने के लिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफ़ॉर्म पे। इस वजह से ही मैं जो है इस नए सेशन को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पहली बात तो मैं अपने बारे में आपको बता दूँ कि मेरा नाम चंदन नेगी है। मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से बिलॉन्ग करता हूँ बेसिकली। और मैंने जो अपना करियर जो पढ़ाने में लगा दिया है, कम से कम 10 से 12 साल जो लगाए हैं, उसमें मैंने सिर्फ पढ़ा है ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर, खासतौर पर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, ठीक है? उसके अलावा जो मेजर स्किल है वो ज्योग्राफी में है, करंट अफेयर है और एनवायरनमेंट है, जो मैंने पढ़ाया हुआ है। एजुकेशन की बात करें तो 2017 में मेरा कुमाऊं यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और 2021 में मैंने एमए ज्योग्राफी की थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इसके बीच में भी मैंने एमए हिस्ट्री किया था इग्नू से, लेकिन क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो मैं वही सब चीजें आपको बताऊंगा जो ज्योग्राफी से रिगार्डिंग मैंने की हुई है, ठीक है? उसके बाद 2021 में मेरा नेट ज्योग्राफी क्वालिफाइड हुआ था, तो इससे अब ये समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी को लेकर मेरा इंटरेस्ट बहुत पहले से बना हुआ है। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने 2017 से 20 तक तो मैं डिफरेंट टाइप के ऑफलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। जैसे मैंने केडी हल्द्वानी में पढ़ाया था उस टाइम पे, सुप्रीम आईएएस हल्द्वानी में पढ़ाया था एज ए ज्योग्राफी टीचर और विवेकानंद आईएएस में पढ़ाया था एज ए ज्योग्राफी टीचर। हालांकि और भी सब्जेक्ट कुछ पढ़ाता था, पॉलिटी वगैरह, लेकिन मेजर जो मेरा रोल था वो ज्योग्राफी पढ़ाने को लेकर था, ठीक है, इन सारे इंस्टीट्यूट में। उसके बाद मैंने ऑनलाइन पढ़ाया क्योंकि 2020 पे कोविड-19 के बाद चीज़ें अलग हो गई थी, सारे प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन आ गए थे। तो मैंने 2022 से लेके 2026 के बीच जो है, जो ऑनलाइन एजुकेशन मैंने कराई है, वो उत्तराखंड अध्यापक में और अचीवर्स में, इनमें मैंने ऑनलाइन बैचेज़ पढ़ाए हुए हैं। ठीक है? तो कुल मिला के मेरा अच्छा खासा 10 से 12 साल का अनुभव है, जिससे मैं ज्योग्राफी लगभग पढ़ाते आ रहा हूँ डिफरेंट टाइप के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में या फिर ऑनलाइन तरीके से। ठीक है? इसके अलावा मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, 2021 में मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल अपना कंप्लीट किया था यूपीएससी के लिए। अगर आपको नहीं पता तो यूपीएससी में जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो आपका मेजर सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑप्शनल होता है, ठीक है? जो जो आपको सबसे अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग है या कुछ भी समझ लो, एक ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर मेंस में अलग से होता है। तो यूपीएससी ऑप्शनल के लिए जो मैंने पढ़ाई की थी, वो जो है दिल्ली में उस टाइम पे सबीर अहमद सर थे। सबीर अहमद मतलब ये कहते हैं कि बहुत बड़े टीचर हैं, मतलब उनका नाम है ज्योग्राफी को लेकर। तो सबीर अहमद जी से मैंने अपनी ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस की थी। उस टाइम पे वजीर अहमद रवि में पढ़ाते थे। उसके बाद उन्होंने एडुकेमी करके अपना नया इंस्टीट्यूट शुरू किया था, तो मैंने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है? तो कुल मिला के मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ज्योग्राफी को अच्छा खासा पढ़ा है। मेरा ज्योग्राफी में न सिर्फ एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस तो है ही, उसके अलावा मेरी जो हायर स्टडीज भी हैं वो ज्योग्राफी को लेकर ही हुई है, ठीक है? इसीलिए मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। मैं उस तरीके से नहीं हूँ, क्योंकि आप मैंने देखा है अक्सर यूट्यूब या बाकी प्लेटफॉर्म में कि बहुत सारे लोग कुछ भी पढ़ाने आ जाते हैं। बेसिकली उनका चाहे उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, पढ़ाई हो या नहीं हो, उससे मैटर नहीं करता। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, ठीक है? कि ऐसा भी होता है कि कई लोगों की तुमसे क्यों पढ़े या क्या ऐसा है तुम में। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मेरी हायर स्टडी जितनी भी है वो ज्योग्राफी को लेकर अच्छी खासी हुई है, ठीक है? उसके अलावा मैं सीटेट क्वालीफाई हूँ और इस साल मेरा बीएड भी कंप्लीट होने वाला है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चीजें मैंने अपने करियर में ज्योग्राफी को लेके की हुई है, ठीक है? चलिए, इसके अलावा मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ये हैं, इसमें आप व्हाट्सएप से मुझे जुड़ सकते हैं। आपको कोई क्वेरी है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इसमें मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे मैं इस क्लास की पीडीएफ को दूंगा। तो अभी तक आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो आपको सिंपली क्या कीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए। वहाँ पे क्या होगा, आपको एक बड़ा सा मैसेज आएगा जिसमें यूट्यूब चैनल से लेके आपको बाकी जितनी भी मेरी लिंक है, इंस्टाग्राम है या फिर बाकी टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, तो ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा और थोड़ी बहुत जो इंस्ट्रक्शन है वो भी वहाँ पे देता रहूंगा। इसके अलावा आपको कुछ डाउट्स पूछने होंगे तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, उसके अलावा क्लासेस के बारे में बता दूं। क्लासेस को लेकर काफी लोगों का कंफ्यूजन था कि किन के लिए क्लासेस होंगी, किसको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें मैं इसमें आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो पहली बात तो क्लासेस जो है वीकली होंगी, मतलब सप्ताह में 2 से 3 क्लासेस होंगी, क्योंकि मेरे लिए डेली पॉसिबल नहीं होता क्लास कराना, मेरा अपना एक शेड्यूल है। तो सप्ताह में 2 से 3 या 4 जितना भी हो पाएगा मैं वो क्लासेस आपको अपलोड कर दूंगा और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप चैनल या बाकी चीजों से आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? उसके अलावा क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी। बाइलिंगुअल कहने का मतलब है आपको मीडियम को लेके कोई इशू नहीं होगा, आप चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ते हो या इंग्लिश मीडियम से हो। लेकिन मैं हिंदी मीडियम वालों को कहना चाहूंगा कि वो अंग्रेजी के शब्दों को लेकर थोड़ा फोकस्ड रहे,
क्योंकि क्या होता है देखो, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको इंग्लिश वोकैबुलरी आनी चाहिए, खासतौर पर सब्जेक्ट की। ठीक है? क्योंकि कई कबार क्या होता है कि वो हिंदी शब्दों का ऐसा मतलब होता ये है कि एक्चुअल में जो होता है, चाहे वो यूपीएससी है या फिर कोई भी अदर स्टेट का पीसीएस है, वो पहले पेपर इंग्लिश में बनता है और फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। और कई बार जो ट्रांसलेटर हैं, इतना गंदा ट्रांसलेट करते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो कई बार क्या करते हैं वो जो वर्ड है उनको एज इट इज छाप देते हैं कि इंग्लिश में ही छाप देते हैं, उसका हिंदी मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों से ये चीज कहूंगा, बेशक आपकी इंग्लिश वीक हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वर्ड्स है मैं जो आपको बताऊंगा कि इसे इंग्लिश में भी याद करना है, तो वहां पे उसको फोकस कर लेना, ताकि अगर जो पेपर में आए तो आपको उसको रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन ना हो वहां पे या टफ ना हो। इसके अलावा डाउट सेशन को लेकर देखिए, डाउट जो है मैं क्लास में नहीं कराऊंगा। जैसे क्लासेस जब चल रही होती हैं, क्लासेस चलेंगी, लाइव भी चलेंगी, ऐसे भी चलेंगी, तो काफी लोगों को डाउट होगा क्लास के अंदर, तो वहीं पे मैं उसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि डिस्टर्बेंस होता है। क्लास हमारी कहीं और चल रही होगी और फिर वो पॉइंट कहीं और चले जाते हैं, बातें ज्यादा हो जाती है, पढ़ाई कम होती है, तो वो ऐसा नहीं होगा। डाउट सेशन आपका अलग से किया जाएगा, तो आप जब भी क्लास करें तो अपने जो डाउट्स हैं वो अलग से लिख लें या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। उन्हें मैं सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में जैसे भी होगा एक अलग से डाउट सेशन करूंगा, उसमें सारे आप लोगों के डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है? तो ध्यान रखना इस चीज को। इसके अलावा टारगेटेड एग्जाम, यानी ये क्लासें किन के लिए होने वाली है। पहली बात, जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आरओ आ रहे हो, लोअर पीसीएस हो या फिर नेट परीक्षाओं के लिए हो। कहने का मतलब है जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं, जो वन डे एग्जाम नहीं है, जो टू डे एग्जाम होते हैं, जिनमें मेंस होता है, जिनमें आपको अच्छे खासे लेवल से पढ़ने की जरूरत होती है, डीप स्टडी करने की जरूरत होती है, उन एग्जाम के लिए। ठीक है? यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, बेसिक से लेके फिर हम लोग एडवांस तक चलेंगे। ठीक है? डायरेक्ट एडवांस पे आपको मैं नहीं ले जाऊंगा, इसका ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप वन डे एग्जामिनेशन से रिलेटेड करते हैं, काफी लोगों का ये भी आया था कि मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर ग्रुप सी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे ये क्लासेस करनी चाहिए या नहीं, तो मैं कहूंगा नहीं करनी चाहिए। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ कि मैं ये कह दूं कि सबको ये क्लासेस करनी चाहिए अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? आप लोगों के लिए बहुत काम नहीं आएंगे अगर आप सिर्फ इन्हीं एग्जाम को फोकस कर रहे हो। अगर आप पीसीएस भी फोकस कर रहे हो, बाकी चीजें फोकस कर रहे हो, तब तो आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप जो है सिर्फ वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, खासतौर पर एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवेज के लिए, इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये क्लासेस आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रहने वाली हैं, आपके बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगी, आप इनमें कंफ्यूज होगे। ठीक है? इसके लिए आपको क्या करना है, मैं क्या करूंगा, अगर इसमें ज्यादातर लोग अगर वनडे एग्जामिनेशन वाले हैं, तो आप लोग क्या करना, कमेंट में मुझसे लिख देना। अगर 50 से 60 लोगों का कमेंट आया, तो आप लोगों के लिए मैं क्या करूंगा कि एक मैराथन क्लास लेके आ जाऊंगा। ठीक है? मैराथन कहने का मतलब है कि 5 से 6 घंटे की या 7 घंटे की, जिसमें भी पूरी ज्योग्राफी में एक ही वीडियो में करा दूंगा। क्योंकि वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जो जो सिलेक्टेड चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप मुझे बताना कि कितने लोग हैं पढ़ने वाले। अगर, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि मैं लेके आ जाऊं उसमें 10 व्यू आ रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ना मेरे एफर्ट्स का फायदा है, ना फिर उसका कोई वर्थ इट है। तो अगर 50-60 लोग भी अगर कमेंट करें कि हाँ सर आप वनडे एग्जामिनेशन के लिए करवाइए, तो मैं एक मैराथन क्लास आप लोग के लिए अलग से लेके आऊंगा। आप बस उस क्लास को पढ़ने से आपका हो जाएगा। ठीक है? ध्यान रखिए। लेवल ऑफ टीचिंग कैसा रहेगा, तो पहले ही मैंने बता दिया कि बेसिक टू एडवांस रहने वाला है। पहले मैं बेसिक से शुरू करूंगा, एनसीईआरटी से। किसी का कमेंट ये भी आया था कि एनसीईआरटी से होगा या रेफरेंस बुक से होगा, तो मेरे जो भी नोट्स होंगे उनमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड है, उसके अलावा उसमें जो रेफरेंस बुक है वो भी इंक्लूड है, और उसके अलावा भी अगर कोई रिसेंट स्टडीज होती हैं वो पढ़ाने की जरूरत होती है, तो मैं उनको भी पढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं पूरा आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूँ। ठीक है? मैं एक पर्टिकुलर चीज यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ। बेसिक से लेकर एडवांस तक की क्लासेस आपके लिए रहने वाली है। इसके अलावा टेस्ट और मॉक्स को लेके भी काफी लोगों का कंफ्यूजन रहता है बीच बीच में कि सर टेस्ट कराइए, मॉक कराइए। तो आपको बता दूं, मैं आपके टेस्ट और मॉक्स ये सारे कराऊंगा, आपकी चाहे लाइव क्लास में कराऊं या कैसे भी कराऊंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले 2 से 3 चैप्टर हो जाए, उसके बाद मॉक्स कराए जाएंगे। हालांकि क्लास में भी बीच बीच में मैं किसी चैप्टर से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया होगा पीवाई तो वो भी मैं कराते रहूंगा। और उसके साथ साथ आपको पता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमारा डेली मॉक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन चलता है, तो उसे भी आप वहां से करते रहिए, वो भी आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है? उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, तो क्वेरी के लिए मैंने बताया, या तो आप वीडियो के कमेंट के नीचे कमेंट कर दें, या फिर मैंने आपको नंबर अपना दे दिया है, वहां पे आप हाई लिख के भेज दें। ये उसके रिगार्डिंग आपको जो भी वहां पे क्वेरी है वो मैं कोशिश करूंगा कि आप जो है वहां पे जो भी आपका डाउट है उसे मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है? चलिए, एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, नोट मेकिंग अनिवार्य है। काफी लोगों का है कि इसको ऐसे देखेंगे जैसे कि पिक्चर देख रहे हैं, उससे आपकी मेमोरी में वो रिटेन नहीं हो पाएगा। आपकी समझ में तो आएगा लेकिन रिटेन नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, जब भी आप क्लास करने बैठो, एक
कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो और उनके हेडिंग वाइज नोट्स बनाओ। जैसे-जैसे काफ़ी लोगों का ये भी होता है कि वो पीडीएफ पढ़ने लग जाते हैं और उसी में मार्क कर देंगे। देखिए, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, मैं ये सारी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जब भी आप पीडीएफ पढ़ते हैं या ऑनलाइन इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर पढ़ते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी रिटेंशन कमज़ोर होती है। अगर आप उसी चीज़ को अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, तो वो बाद में ना सिर्फ़ आपके रिवीजन के लिए भी अच्छा रहेगा, बल्कि मेमोरी रिटेंशन आपकी अच्छी होगी। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, जो जितने भी मेरे आस-पास के लोग हैं या जितने मुझसे पूछते हैं, कि नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है, अपने नोट्स होने चाहिए। तो आप क्लास के अंदर जब मैं पढ़ाता हूँ, उसके नोट्स भी आप साथ-साथ में बनाते चलें। ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको नोट्स के बनाते टाइम क्लास आगे जा रही है, तो पॉज़ करके चलिए। जैसे आपको ये टॉपिक मैंने बता दिया, वहाँ पे पॉज़ कर लीजिए, फिर नोट्स बना लीजिए, फिर आगे चलाइए और फिर इस तरीके से काम आप कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइए। ठीक? चलिए। उसके अलावा डिसिप्लिन का मैंने आपको बता दिया कि जो कमेंट सेक्शन होगा वहाँ में केवल पढ़ाई की बातें होंगी। काफ़ी लोगों को ये होता है कि आदत होती है क्लास में अलग-अलग बातें करने की, तो बातों के लिए अलग से हम जब डाउट सेशन होगा उसमें खूब बातें करेंगे। क्योंकि मेरा भी मानना है कि सिर्फ़ पढ़ाई-पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, बातचीत भी होते रहनी चाहिए। हम लोग एक-दूसरे को जानते रहें, ये भी ज़रूरी होता है। तो डाउट सेशन में हम जितनी आप बातें करना चाहोगे वो करेंगे। ठीक है? लेकिन पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, तो जब क्लास होगी तो केवल पढ़ाई की बातें वहाँ पे होंगी। ठीक? चलिए। इसके अलावा रिवीजन में ध्यान रखिएगा, जब भी हम क्लास करेंगे तो पिछली क्लास का आपको रिवीजन करके आना है, ठीक है? क्योंकि वो आपकी मेमोरी में रहेगा, इसीलिए वो क्योंकि कनेक्टेड होगा ना। जितना हम आगे को पढ़ेंगे तो पिछला वाला कनेक्टेड होगा, इसलिए आपको पीछे का रिवाइज करते हुए चलना है मेरे साथ, तभी आपकी जो आगे की क्लास है वो समझ में आने वाली है। कोर्सेज़ की फ़ीस क्या रहने वाली है? तो मैं बता दूँ, मैंने जैसे पहले भी कहा था, आपकी कोर्सेज़ की कोई कोई फ़ीस नहीं होगी, यूट्यूब पे होगा। लेकिन फ्री ही नहीं करना है उसको, उसके लिए आपको क्या, लाइक और शेयर करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फीडबैक देने हैं, एक फैमिली की तरह बिहेव करना है कि हाँ, तभी मुझे लगेगा कि आपके लिए ज़्यादा एफर्ट करने हैं। ठीक है? चलिए, तो ये सब था क्लासेस के बारे में। अब आगे देखते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में कि इन क्लासों में क्या-क्या सिलेबस होगा, कौन-कौन सी चैप्टर मैं कराऊँगा, वो सब चीज़ देखते हैं। ठीक है? तो सिलेबस जो है आपका 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला है बेसिक ज्योग्राफी, जिसमें से जो बेसिक-बेसिक चैप्टर है वो कराएँगे। उसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी में भी आपकी इसमें क्लाइमेटोलॉजी होती है, जिसको हम जलवायु विज्ञान कहते हैं, और दूसरा इसमें जियोमॉर्फोलॉजी होती है, जिसको हम इसको हम कहते हैं भू-आकृति विज्ञान। ठीक है? तो ये सब इसमें मेन होता है। इसके अलावा इसमें ओशियनोग्राफी भी होती है। ओशियनोग्राफी जिसको हम समुद्र विज्ञान कहते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ओशियनोग्राफी नहीं पढ़ेंगे, छोटी-छोटी चीज़ जो ज़रूरत होती है, ज्वार-भाटा है, ओशियन करंट है, ये सारी चीज़ें उनको पढ़ेंगे, ठीक है? इसके अलावा फिर इंडियन ज्योग्राफी तो है ही, इसको अलग से पढ़ेंगे। स्टार्ट हम बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक के बाद फिजिकल ज्योग्राफी पे आएँगे, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी पे जाएँगे, ठीक है? इस तरीके से चलेगा। चैप्टर वाइज़ देख लो, बेसिक में क्या कौन-कौन से चैप्टर हैं। पहला यहाँ पे अर्थ एंड सोलर सिस्टम होगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, लेकिन इसको पढ़ेंगे। उसके अलावा सन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि सन को लेके काफ़ी मिशन भी रहते हैं, जैसे हमारा आदित्य L1 गया था। तो इसके रिगार्डिंग कभी-कभी जो है वो एग्ज़ाम में उसके रिगार्डिंग और सन के रिगार्डिंग क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लेता है, ठीक है? उसके अलावा लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होगा। उसके अलावा मोशन ऑफ अर्थ है, इसी में हमारी पृथ्वी की ऋतु है या बाकी चीज़ें हैं, वो बेसिक ज्योग्राफी के अंदर होने वाली है, ठीक है? नेक्स्ट है फिर आपका फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने बताया था कि पहला आपका जलवायु विज्ञान होगा। जलवायु विज्ञान में पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान का परिचय। फिर उसके बाद आपका होगा सौर विकिरण एवं ऊष्मा संतुलन। इस सिलेबस को आप जब नोट्स बनाएँगे फ्रंट पेज पे उसको लिख लीजिए, क्योंकि उससे ना क्लियरिटी रहती है। जब भी हम आगे बढ़ते रहेंगे तो आप पीछे देखते रहिएगा कि कौन-सा चैप्टर हो गया, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आने वाला है, उससे दिमाग में बहुत क्लियरिटी रहती है, कितना हो गया, कितना आगे होना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है? थर्ड चैप्टर इसमें रहेगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी वायुमंडलीय तापमान। फिर रहेगा वायुदाब एवं पवन प्रणाली, इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड सिस्टम कहते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आर्द्रता एवं वर्षा, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। फिर है वायुमंडलीय परिसंचरण एवं मानसून। जलवायु वर्गीकरण रहेगा, यानी जिसको हम क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, और फिर क्लाइमेट चेंज रहेगा। ये हमारा जो है भौतिक भूगोल के अंदर जो क्लाइमेटोलॉजी वाला चैप्टर है उसके अंदर रहेगा। इसके बाद हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं भूकंपीय तरंगें, जिसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड सिस्मिक वेव्स कहते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं जिसको। ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। फिर अंतर्जात एवं बहिर्जात बल क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अपचय यानी वीदरिंग क्या कहते हैं, कैसे होती है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। अपरदन एवं परिवहन और निक्षेपण, इन ये क्या होता है और इनसे कैसे-कैसे लैंडफ़ॉर्म बनते हैं। लैंडफ़ॉर्म से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो सब पढ़ेंगे। स्थल रूप निर्माण प्रक्रिया, कैसे ये लैंडफ़ॉर्म बनते हैं, उनकी प्रोसेस क्या होती है, उससे पढ़ेंगे। और मेजर जो लैंडफ़ॉर्म है, अलग-अलग लैंडफ़ॉर्म होते हैं, चाहे वो आपके विंड से रिगार्डिंग हो, वो चाहे आपकी नदी के रिगार्डिंग हो, वो चाहे आपकी ग्लेशियर से रिगार्डिंग हो, बहुत सारे लैंडफ़ॉर्म होते हैं, उनको पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान संचलन, मास मूवमेंट क्या होता है, बेसिक इसका बता दूँगा, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, बेसिक। फिर सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी उसका बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है?
नेक्स्ट है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में पहले हम ओशियन फ्लोर रिलीफ पढ़ लेंगे कि जो महासागरों का वितरण है उसकी जो इत्तला करती है, नीचे समुद्र कैसा दिखता है उसके बारे में पढ़ेंगे, महासागर कैसा दिखता है। नेक्स्ट उसके तापमान, लवणता एवं घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। फिर ओशियन करंट आ जाएंगी, फिर ज्वार भाटा आ जाएगा, महासागरीय परिसंचरण आ जाएगा, कोरल रीफ आएगा, समुद्री संसाधन होगा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कुछ भी नहीं छूटे, सारी चीजें इसके अंदर में कवर करा दूं। ठीक, फिर इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी में पहला फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, उसका भौतिक विभाजन के बारे में। फिर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र है, फिर इसके बाद आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, ये सब पढ़ेंगे। उसके अलावा वहाँ की इंडिया की सॉइल एंड वेजिटेशन पढ़ेंगे, कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, कौन कौन सी मिट्टी है वो पढ़ेंगे। उसके अलावा कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, ये सब पढ़ेंगे। फिर एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा एरिया है, उसको पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कृषि होती है, कैसी कैसी जलवायु तापमान चाहिए, कैसे कैसी चीजें होती है। ठीक है, उसके अलावा इंडिया की इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, या कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है, जल वन खनिज जो है उसका बेसिक्स पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं यहाँ पे, वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, ये सब इसका बेसिक बेसिक पढ़ेंगे। मतलब उतना भी नहीं पढ़ेंगे कि आपको ऑप्शनल लेवल का पढ़ा दूं, लेकिन इतना पढ़ेंगे कि आप मेंस में भी उसको लिख पाओ, क्योंकि प्री और मेंस दोनों को कवर करता हुआ मैं इसमें चलने वाला हूँ। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर के अंदर जो फूड सिक्योरिटी है उसको पढ़ेंगे, क्या होती है फूड सिक्योरिटी, कैसे कैसे चीजें हैं, उसमें डाटा देख लेंगे, थोड़ा जो हमारा बजट से डाटा आएगा उसको उठा के देख लेंगे। फिर आएगा उद्योगों का वितरण, इंडिया और वर्ल्ड में कौन कौन से उद्योग फेमस है, कौन कौन सी जगह फेमस है उद्योग के मामले में, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज कैसे कैसे होता है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री लगानी है उससे पहले कुछ वहाँ की भौगोलिक दशाएं देखी जाती है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है, उसके लिए क्या इंपोर्टेंट भौगोलिक दशाएं है, वो सब इसमें हम देखेंगे। ठीक है, इसका भी थोड़ा बहुत बेसिक। नेक्स्ट फिर ऊर्जा संसाधन देखेंगे कि कौन कौन से परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, कौन सी नवीकरणीय है, यानी जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल और रिन्यूएबल, इन सब को देखेंगे। और इसमें भी कुछ डाटा देखेंगे, जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो चल रही हैं उनको देखेंगे, पूरा आपका कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, परिवहन एवं संचार नेटवर्क देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कितने हाईवेज हैं, कैसे कैसे हाईवेज हैं, कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, और कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, कैसा कैसे बजट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सारी चीजें हम उसके अंदर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बेसिक हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, आपका सिलेबस हो गया, मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ाएंगे। आपकी समझ में आ चुका होगा कि क्लास का लेवल क्या रहने वाला है, किसको पढ़ना है, क्या है। इसके अलावा भी कोई डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी होती है, कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख दीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे लिखिएगा, जब भी मैं टाइम होगा वो आपकी रिप्लाई में जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए, तो आज छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं, जो हमारा पहला चैप्टर है अर्थ एंड सोलर सिस्टम, इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो आगे है वो हम फिर नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, पहली चीज है अर्थ एवं सोलर सिस्टम। इसमें दो चीज होती है, पहला पृथ्वी की उत्पत्ति, दूसरा सौरमंडल। ठीक है, तो पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या सिद्धांत है उनको पढ़ते हैं। देखो, ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो मेनली फोकस किया जाएगा वो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आखिरकार कैसे हुई। इसके रिगार्डिंग कई लोगों ने कई सिद्धांत दिए, और इसमें से जो दो फेमस सिद्धांत हैं जिनके बारे में एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, वो है पहला नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी, जिसे हम निहारिका परिकल्पना थ्योरी कहते हैं, और दूसरा बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, दोनों ने ये एक चीज बताने की कोशिश की कि आखिरकार पृथ्वी है, सौरमंडल है, सूर्य है, या फिर ग्रह उपग्रह है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं निहारिका परिकल्पना क्या है। ठीक है, निहारिका परिकल्पना जो है, इसके प्रस्तावक जो थे वो थे इमैनुअल कांट और पेरी सिमोन लाप्लास। इनका नाम पूछा गया है, ध्यान रखना। तो इन दोनों ने निहारिका परिकल्पना दी थी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में क्या था, पहले बहुत पहले, जो जब कुछ नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो एक बहुत बड़ा बादल था। ये दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ा बादल था, जो किससे बना हुआ था, जो बना हुआ था गैस एवं धूलकणों से। इसके अंदर कुछ गैसें थी, कुछ डस्ट थे, तो ये बहुत बड़ा बादल था, वो घूम रहा था पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, फिर क्या हुआ, अचानक से एक विस्फोट हुआ, जिसको कहते हैं ये सुपरनोवा विस्फोट। आपने नाम सुना होगा इसका, सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट क्या था कि ब्रह्मांड में एक अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे इस बादल में क्या हो गई, हलचल पैदा हो गई। उस विस्फोट से ये हिलने डुलने लगा। अब जब ये हिलने डुलने लगा, क्योंकि इसके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल था उसने क्या करा, इसके हिलने डुलने से इसके बाहर की चीजों को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया ऐसे। ठीक है, तो जब ये अंदर की तरफ जाने लगे तो बीच में जो है वो घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। सबसे ज्यादा घनत्व जो है इस बादल के बीच में हो गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा उसका तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ने की वजह से किसका कौन उत्पन्न हुआ, सूर्य। इस तापमान बढ़ने की वजह से सूर्य जो है वो उत्पन्न हुआ। ठीक है, और बाकी जो है, जो बाकी छोटे मोटे और कण रह गए थे, वो इसके चारों तरफ ऐसे घूमने लगे, और उन्हीं से बाद में जाके छोटे छोटे ग्रह उपग्रह तारे ये बाकी चीजें इनसे बनी। ठीक है, और बाद में जाके कई टाइम के बाद ये फिर जो आज का मॉडर्न हमारा सौर मंडल है उस फॉर्म में ये जो है बन गया। ठीक है, मतलब जो सूर्य है उसके चारों ओर ग्रह हैं, फिर उपग्रह हैं, तो वैसा ये फॉर्म बाद में जाके मिल गया। यही ये निहारिका परिकल्पना थ्योरी कहती है। इसके बारे में मैंने ये दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि पहले जो था लगभग
4.6 अरब वर्ष पहले जो है एक ऐसा नेबुला था जो गैस कण और धूल से बना हुआ था। बाद में गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की वजह से सुपरनोवा विस्फोट हुआ। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से ये अंदर की तरफ खींचने लगा और फिर जो है एक डिस्क का निर्माण हुआ, इसी को एक डिस्क कह रहा है। फिर उसके बाद जो है सूर्य का निर्माण हुआ, क्योंकि बीच में जो है घनत्व ज्यादा हो गया था और इसके चारों ओर ये बाकी चीजें घूमने लगी और इसी से ही बाद में जाके ये सोलर सिस्टम बना। ठीक है, बहुत सिंपल है। मतलब इसमें ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि क्या था क्या नहीं, बस एक तो इनका प्रोपाउंडर का नाम याद रखिएगा, जो इमैनुअल कांट और लाप्लास है, इसका नाम याद रखिएगा और थोड़ा बहुत याद रखिएगा कि ये न्यारिका परिकल्पना थ्योरी कहती क्या है। ठीक है, पहली ये होगी। दूसरी एक ऐसी थ्योरी है बिग बैंग सिद्धांत, जो ज्यादा फेमस है, नेबुलर हाइपोथेसिस से ज्यादा भी फेमस है बिग बैंग सिद्धांत। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अचानक से जो है, जैसे ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड में ग्रह उपग्रह छोटे छोटे धूल कण के बने हुए थे, मतलब ग्रह उपग्रह नहीं कहते थे उसके टाइम, पिंड थे बहुत ज्यादा। उसमें क्या हुआ कि अचानक से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था अभी नेबुलर हाइपोथेसिस में कि एक डिस्क घूम रही थी बहुत बड़ी धूल कण की, वैसे ही ये भी कहता है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट होने की वजह से क्या हुआ कि कुछ कण बाहर की तरफ गए और कुछ इसकी क्लास, जो इसकी कक्षा थी, इसमें घूमने लगे और बीच में जो रह गया वो सूर्य बन गया। तो कुल मिला के इसमें भी यही कहा गया है कि जो ग्रहों की, उपग्रहों की, सूर्य की, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो एक बहुत बड़े विस्फोट के कारण हुई। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसकी जो परिकल्पना थी वो किसने की थी? इसके थे 1927 में जॉर्ज लेमेथर ने इस सिद्धांत की जो है परिकल्पना की थी। और जो एडविन हबल था, इसने जो है यह सबूत दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है, ऐसा बताते हैं। तो ये सबूत पहली बार जो दिया था वो एडविन हबल था। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। बाकी चीजें मैंने बता दी थी कि लगभग 13.7 अरब साल पहले हुई थी, जिससे क्या हुआ था, अंतरिक्ष में छोटे से ग्रह में एक विस्फोट हुआ था और इसका फिर विस्तार हुआ और अन्य ग्रह उपग्रह से बन गए। सिंपल, इतनी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमें पढ़ना है सोलर सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में। अब सौर मंडल के साथ समस्या यह है कि पहले, आज से 10 साल पहले जो है, सौर मंडल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। आपने भी देखे होंगे कि पूछा जाता था लाल उपग्रह कौन सा है, ये कौन सा है, सिस्टर प्लैनेट किसे कहते हैं, किसका साइज ज्यादा है, किसका छोटा है, बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब जो है रिसेंट टाइम में 2020 के बाद तो लगभग सोलर सिस्टम से जो क्वेश्चन थे वो लगभग लगभग गायब हो गए। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इन्हें बहुत छोटा क्वेश्चन माना जाता है। वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन पीसीएस और यूपीएससी के रिगार्डिंग नहीं पूछे जाते। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, आप पीसीएस दे रहे हैं साथ में कोई और वनडे एग्जाम भी देते हैं, तो वहां पे आपका काम आएगा। और वैसे भी सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि आप जब टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी अगर जो ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो है आपका जो पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, उसका जो मेंस होता है, मेंस के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अलग से पेपर होता है। मतलब एक जीएस पेपर 2 जो होता है उसी में इसका होता है। कहीं पे जीएस पेपर 3 है, कहीं पे 4 है, अलग अलग है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका पार्ट होता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तभी आपकी समझ में आएगी जब आपकी समझ में सोलर सिस्टम आता हो, इसलिए इसको यहाँ पे पढ़ना है, ध्यान रखना। तो सोलर सिस्टम में आपको पता है कि सोलर सिस्टम किससे बना हुआ है, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। तो सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले इन ग्रहों को मिला के ही सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सिंपल इतनी ही इसके डेफिनेशन है। कुल मिला के सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले जो हमारे 9 ग्रह हैं, इन्हें मिला के क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए। पहले इसका याद रखना है सूर्य से दूरी के अनुसार। ठीक है, अब इसे फोटो से याद करना है। आपको इस फोटो से याद नहीं करना है, ये तो ऐसे मीम है। इस फोटो से याद करना है। देखो कैसे कैसे सूर्य से दूरी के अनुसार आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बुध है, ये शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसको ऐसे ही याद रख लो। काफी लोग मैं देखता हूँ निमोनिक से याद करते हैं कि ऐसे ट्रिक से बना लेते हैं, उसे याद करते हैं। वो कंफ्यूजिंग भी होता है और इतने सारे ट्रिक आप याद नहीं कर सकते। पिक्चर से याद करने की सोचो। मैं आपको पूरी ज्योग्राफी मैप और पिक्चर के बेस पे समझाऊंगा, ताकि सीधे सीधे आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको कोई निमोनिक्स याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इस पिक्चर में जैसे दिख रहा है, सूर्य के सबसे नजदीक जो है वो बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण। इसको ऐसे ही याद करना। ठीक है, एक दो बार ऐसे रिवाइज करोगे तो आपकी समझ में आ जाए। फिर उसके बाद आकार के अनुसार कोई फोटो से याद करते हैं, इससे नहीं। इस वाली फोटो से देखते हैं। देखो आकार के अनुसार, साइज के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ध्यान रखना, बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, बुध। ठीक है, बुध के बाद जैसे पृथ्वी है, पहले यहां ले लिया, इस पृथ्वी के इस साइड वाला मंगल आ जाएगा, दूसरा मंगल। फिर आ जाएगा आपका शुक्र, तीसरा वाला। फिर आपकी आ जाएगी पृथ्वी, चौथी। ठीक है, चार यहाँ याद कर लो, क्योंकि इसके बीच में अभी मैं बताऊंगा। ये आउटर प्लेनेट है, ये इनर प्लेनेट है। तो इनर प्लेनेट में सबसे पहले याद रख लो, बुध है, फिर मंगल है, शुक्र है और पृथ्वी है। ठीक है, ये हो गए चार। इसके बाद यहां से उल्टा आता है, यहां से वरुण से, फिर अरुण, फिर शनि और फिर जुपिटर। तो कुल मिला के साइज वार अगर लगाओगे तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, आपका वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा होता है, बुध सबसे छोटा होता है। लिखा भी है यहाँ पे, बुध है, फिर मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, वरुण है, अरुण है, शनि और बृहस्पति है।
ध्यान रखना, इसको इसी तरीके से याद करना है। चलो नेक्स्ट। अब इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट क्या होते हैं? आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, ये भी पूछा जाता है कई बार। इसमें पिक्चर में आपको देखोगे तो ये जुपिटर है, सॉरी ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट से अंदर वाले, एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है अभी हम आपको बताऊंगा। तो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट से अंदर वाले जितने भी ग्रह हैं इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह, और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर के जितने ग्रह हैं इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह। ठीक है, मतलब ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये हो गए आंतरिक, और बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये हो गए आपके बाह्य ग्रह। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, देखो जो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है ये क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ये कुछ नहीं कि ये पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, किस चीज के बीच में है? मंगल और बृहस्पति के बीच में, पहली बात। दूसरी बात, जो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है ये छोटे 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 क्या है? पिंड है। ठीक है, मतलब कुछ धूल से, कुछ गैस से बने हुए छोटे छोटे पिंड है। ये भी सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, जैसे ये बाकी ग्रह लगा रहे हैं, ये सारे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एक सीरियल वाइज है, एक जो है बेल्ट में है, इसीलिए इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह बेल्ट, क्षुद्र ग्रह बेल्ट। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। इसके अलावा एक बेल्ट यहां पे आपको दिख रही है, इसको कहते हैं क्वीपर बेल्ट। क्वीपर लिखा होता है इसको, क्वीपर। ठीक है, क्वीपर बेल्ट। क्वीपर बेल्ट क्या होती है? ये एग्जाम में पूछा गया एक बार, क्वीपर बेल्ट। ध्यान रखना, क्यूपर बेल्ट जो है ये सौर मंडल से बाहर है, सौर मंडल से बाहर है। सौर मंडल तो यहीं तक है ना, अरुण वरुण तक, ये सौर मंडल है। तो क्यूपर बेल्ट हमेशा ध्यान रखना हमारे ये सौर मंडल से बाहर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यूपर बेल्ट सौर मंडल का हिस्सा है या बाहर है, तो क्यूपर बेल्ट जो है सौर मंडल से बाहर है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, अब एक एक करके इन ग्रहों के बारे में देखते हैं। मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, तो बहुत कम इंफॉर्मेशन मैंने दी है, तो ये मत सोचना कि ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं बहुत ज्यादा डीप पढ़ाऊंगा, और जो चैप्टर जो है बहुत ही हल्का होगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग जो वेटेज होगा उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, आप इस चीज की बेफिक्र है। ठीक है, बुद्ध के बारे में, बुद्ध के बारे में आपने पहले पढ़ा भी होगा कि पहली बात तो सूर्य का सबसे निकट है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा तो था ना, मरकरी, बुद्ध जो है सूर्य के सबसे निकट है, पहली बात। और ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। साइज के अकॉर्डिंग भी हमने देखा था कि बुध सबसे छोटा ग्रह है। हालांकि हम इसे सूर्योदय के कुछ समय पहले या सूर्यास्त के बाद भी क्षितिज के पास देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है कि हम सूर्योदय से पहले बुध दिखता है, सूर्यास्त के टाइम पे आई थिंक शुक्र भी दिखता है, उसको भी ध्यान रखना। उतना इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट ठीक है। बुध ग्रह का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, बुध ग्रह का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, कृत्रिम उपग्रह इसके हैं। कृत्रिम उपग्रह का मतलब जो अलग अलग जो संस्थान है, जैसे कुछ नासा ने भेजे या कुछ और संस्थान ने भेजे, उनने ही भेजे, तो इसके जो है कुछ कृत्रिम उपग्रह है। अब इन कृत्रिम उपग्रहों में जो नासा ने कुछ भेजे थे, जैसे मैसेंजर करके एक नाम आता है, उस वो भेजा था, और कुछ जो है यूरोपियन एजेंसी ने भेजे थे, लेकिन वो पहले ही भेजे गए थे, अब शायद वो उतने वर्किंग में नहीं है। तो फिलहाल के टाइम पे कोई भी बुद्ध के चारों ओर जो है कोई भी कृत्रिम उपग्रह भी चक्कर नहीं लगा रहा। ठीक है, इतना ध्यान। इसके बाद बुध हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका शुक्र के बारे में। तो शुक्र, एक तो ये ध्यान रखना कि पृथ्वी के सबसे निकट है। ठीक है, ये पृथ्वी है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि मंगल पृथ्वी के सबसे नजदीक है या शुक्र पृथ्वी के नजदीक है, तो ध्यान रखना शुक्र पृथ्वी के नजदीक है, इसीलिए इसको इसकी सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक है, सिस्टर प्लेनेट या जुड़वा ग्रह ऐसा कुछ कह लेते हैं, तो इससे ध्यान रखना। तो इसकी जो पृथ्वी के सबसे निकट है वो शुक्र है। ठीक है, यह भी कि वह सबसे चमकीला चमकता है। इसका मतलब सिंपल यह है, आसमान में सबसे ज्यादा जो चमक होती है वो चंद्रमा की है, सूर्य की है। ग्रहों में जो है जब सबसे ज्यादा चमकता है पृथ्वी से, वो शुक्र है, इसलिए इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, आपने कहीं रिसेंट में पढ़ा होगा। ठीक है, सुबह और शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है। मैंने बताया था कि शुक्र जो है दिखता है आपको सूर्यास्त से पहले भी दिखता है, मॉर्निंग में भी वो रेड कलर का हल्का सा वो दिखता है। ठीक है, मतलब रेड नहीं होता, तो मिक्सर सा कुछ होता है। रेड तो इसलिए दिखाई देता है कि जब सूर्य निकलता है तो लाइट टकरा के आती है, तो इसलिए रेड होता है, बट ये दिखाई देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अब देखो पूर्व से पश्चिम का क्या है, देखो बाकी सारे ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट का मतलब समझ में आ रहा है? ये देखो, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। वेस्ट टू ईस्ट मतलब ऐसे घूमते हैं, इधर को डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन यहां से सेकंड मरकरी के बाद ये दूसरा यानी शुक्र, और यहां से सेकंड यानी अरुण, ये दोनों जो है उल्टे घूमते हैं। उल्टे घूमने का मतलब जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हैं, इनकी डायरेक्शन ऐसी ही होती है। ये भी ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पूरे सोलर सिस्टम में दो ग्रह उल्टे घूमते हैं, पहला है आपका शुक्र, दूसरा है आपका अरुण। ठीक है, चलो वही इसमें लिखा था। नेक्स्ट बुध हो गया, शुक्र हो गया। नेक्स्ट पृथ्वी के बारे में तो खैर हम सारी पृथ्वी पढ़नी है हमने। नेक्स्ट देखते हैं मंगल के बारे में। ठीक है, मंगल क्या है? देखो, पहली बात तो इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, आपको पता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार।
पहले पूछा जाता था, अब तो नहीं पूछा जाता। लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग क्यों होता है? इसमें आयरन ऑक्साइड की वजह से लिखा है, देखो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं। कौन कौन से नेचुरल सैटेलाइट है इसके? दो। ये भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका एक फोबोस है, एक डेमोज, डाइमोज या डिमोज जो भी कह लो, फोबोस और डिमोज, इसके दो जो है प्राकृतिक उपग्रह है। पूछा गया है कि एक बार में एग्जाम में ध्यान आ रहा है कि फोबोज और डिमोज किसके उपग्रह हैं, तो ये मंगल के हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि 2013 में जो है इसरो ने क्या भेजा था? एमओएम मिशन भेजा था, जिसको मास ऑर्बिटल मिशन कहते हैं। ठीक है, ये भेजा था जो सक्सेसफुल रहा था। अब शायद एमओएम 2 भी, इसको मंगलयान भी कहते थे। एमओएम 2 हम भेजने वाले हैं, अभी ये भेजा नहीं गया है, शायद 2030 के आसपास तक या 34 के आसपास तक इसे भेजने का प्लान है। अब देखो, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हमने देखा कि शुक्र पृथ्वी से नजदीक है, लेकिन हम मंगल में ही क्यों संभावना देख रहे हैं जीवन के पृथ्वी के बाद? क्योंकि जो मंगल है उसकी जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो कहीं ना कहीं पृथ्वी से मैच करती हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अगर कभी आएगा ध्यान रखना। जो प्राकृतिक दशाएं हैं पृथ्वी के बाद सबसे अच्छी, अगर कहीं पे जीवन संभव है तो वो आपको मंगल पे दिखता है, बाकी किसी और ग्रह पे आपको लाइफ नहीं पॉसिबल है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये मैंने बता दिया कि इसरो ने एमओएम 2 भेजा था, जिसे हम मंगलयान भी कहते हैं। मंगलयान 2 भी आगे भेजने की प्लानिंग है इसरो की। ठीक है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं जुपिटर। ये तो आउटर प्लेनेट जो है, इनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। देखो, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके पास अपने 95 उपग्रह है, ये के 95 उपग्रह है इसके। ठीक है, ये शनि और इसमें यानी सटर्न जो है और ये बृहस्पति है, इन दोनों में होड़ लगी रहती है। क्योंकि देखो, इनके अपने प्राकृतिक उपग्रह तो है ही है, लेकिन जितने मनुष्य खोजेंगे उतने ही तो डिस्क्राइब करेंगे। तो कई बार क्या है, शनि के आपने देखते होंगे ना कि न्यूज में आता रहता है कि शनि के जो है कुछ और उपग्रह खोजे गए हैं या बृहस्पति के कुछ और उपग्रह खोजे गए हैं। तो इन्हें बढ़ते रहते हैं, पहले कम थे अब बढ़ते रहते हैं, क्योंकि इंसान जो है इन्हें खोजते रहता है। तो कभी जो है शनि के ज्यादा खोज दिए तो उसके ज्यादा हो जाते हैं, कभी इसके ज्यादा हो जाते हैं, इन दोनों में कॉम्पिटिशन रहता है। ठीक है, तो छल्लों से गिरा हुआ है, छल्ले कुछ इस तरीके से होते हैं, गैस के बने हुए, उनसे गिरा हुआ है। ठीक है, बाकी देखो शनि, शनि एक पीले रंग का उपग्रह है, मतलब इसका रंग जो है हल्का सा पीला होता है। अदृश्य छल्ले गिरते हैं, छल्ले ना, मतलब ये जो दिखता है ये छल्ले, ये किससे बने हैं? डस्ट से या फिर गैसों से, इनसे बने हुए थे। ठीक है, और नग्न आंखों के लिए स्पष्ट नहीं है, मतलब शनि का वो रिंग अच्छे से दिखाई नहीं देती है अगर नग्न आंखों से देखोगे तो। शनि के पास लगभग 146 उपग्रह हैं, जो संख्या में सबसे अधिक है। ठीक है, तो बृहस्पति के पास थे 92 95 के आसपास, और इसके पास है 146 उपग्रह, इसमें भी बहुत ज्यादा है। हमारे सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह शनि। कम घना मतलब डेंसिटी कम है इसमें। डेंसिटी कम होने का मतलब है कि इसमें जो है गैस की डेंसिटी और बाकी जो गैसेस, क्योंकि बाकी जो ग्रह है उनमें बहुत ज्यादा गैस है, इसमें गैस की डेंसिटी कम है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। तो हमारा ये हो गया। अब बाकी अरुण और वरुण बच गए। इसके बारे में तो मैंने बता दिया कि उल्टा घूमता है, और बाकी इनके बारे में कुछ है नहीं। अरुण और वरुण एक साथ मैंने करा दिया है कि इन्हें केवल शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत दूर है, बहुत बाहर है। और उसके बाद सौरमंडल की सबसे दूर की कक्षाओं के पास स्थित है। ठीक है, इसका मतलब दूर है। नेक्स्ट है कि यूरेनस शुक्र की तरफ पूर्व से पश्चिम घूमता है, ये मैंने बता दिया था आपको। यूरेनस का घूर्णन अक्ष काफी झुका हुआ है। झुका मतलब ऐसे लेइंग है, देखो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे हल्की सी झुकी हुई है, इस तरीके से। ये कुछ और ही झुका हुआ है, ज्यादा ही झुका हुआ है, कुछ इस तरीके से झुका हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, इसलिए इसको लेइंग प्लेनेट भी कहते हैं। लेइंग का मतलब जिसको झुका हुआ ग्रह कह देते हैं, या फिर लेटा हुआ ग्रह कह देते हैं, इस तरीके से इसका नाम है। ठीक है, तो ये लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है अपने झुके हुए होने के कारण। सिंपल, तो इतना हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके डेज है, मतलब ऐसा ये सूर्य है, इसके चारों ओर ये घूमने के दिनों के आधार पर कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो सब मोटा मोटा याद कर लेना। बुध जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन का टाइम लेती है। ठीक है, वैसे ही शुक्र जो है वो 225 दिन लगाती है। पृथ्वी आपको पता है 365 दिन लगते हैं। मार्स यानी मंगल जो है वो 687 दिन लेता है। लेकिन इसके बाहर जो आउटर प्लेनेट है बहुत दूर थे, तो ये सालों लगाते हैं। एक चक्कर लगाने में लगभग ये 12 साल का टाइम लेता है। शनि जो है 29.5 साल का टाइम लेता है। और जो अरुण है वो लगभग 84 साल का टाइम लेता है। वरुण 165 साल का टाइम लेता है। मतलब बहुत टाइम बाद ये एक सूर्य का एक चक्कर पूरा कर पाते, इतने दूर है। ठीक है, तो इतना था। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। सोलर सिस्टम हो गया हमारा। कल से तो रिमेनिंग टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर के अंदर बच गए वो सूर्य है, प्लेटो है, हम जानेंगे जो जिसको यम कहते थे वो क्यों हटा जो है ग्रहों की श्रेणी से। फिर उसके बाद सैटेलाइट देखेंगे, कृत्रिम और नेचुरल सैटेलाइट जितने भी होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट है, उसके बारे में, ट्रोजन क्या है, कॉमेट्स क्या होते हैं, मेटेरोइड क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आप लोगों को एक क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, कमेंट में हमें बताएंगे। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में मुझे बताएं। फिर या फिर मैंने आपको नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, ये मेरा नंबर है।
इस पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हाई लिख के मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी लिंक मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल की, व्हाट्सएप चैनल की, बाकी सारी लिंक मिल जाएंगी। और उसके वीडियो के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपने ग्रुप में देता रहूंगा। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज है हम यहाँ पे भेज सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आगे हम बहुत अच्छी ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ये तो शुरुआत का चैप्टर था और बहुत इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो उसके बाद हम जो चैप्टर ज्योग्राफी के अंदर डीप जितना घुसते जाएंगे आप लोगों को मजा आता जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।